हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। मैं अमिताभ शर्मा, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस एंड एचओडी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट और आपका अपना एटीएस सर। बच्चों, आज इनऑर्गेनिक का टॉपिक हमें डिस्कस करना है, लेकिन उस इनऑर्गेनिक के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि बेसिकली इनऑर्गेनिक को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट फील किया जाता है और सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ही नहीं माना जाता, बल्कि ये भी माना जाता है कि इसको सिर्फ रटना है। लेकिन मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। क्यों नहीं करता हूँ एग्री, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट जब भी हम डील करते हैं तो उसमें दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। पहला, टीचर ने आपके सामने उस चीज़ को किस तरह से रखा, कॉन्सेप्ट को, नंबर वन। नंबर सेकंड, आपने उस कॉन्सेप्ट को किस तरह से लिया। और साथ ही साथ एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो होता है बेटा सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को अगर फॉलो करोगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि सीक्वेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। खासकर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जैसे जो टॉपिक्स होते हैं, ये जो सब्जेक्ट हैं, इनमें जो टॉपिक्स होते हैं उनमें तो सबसे ज्यादा इस चीज की इंपॉर्टेंस होती है कि जब भी हम पढ़ रहे हैं तो हमारा सीक्वेंस क्या है। तो इसीलिए मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूं कि जो इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट है वो रटने की चीज़ नहीं है बेटा, वो समझने की चीज़ है। तो हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करें। कभी भी इस चीज़ को दिमाग में ना लाएं कि अरे मैं तो इनऑर्गेनिक को कभी भी कर लूँगा, कैसे भी कर लूँगा। नहीं, अगर ऐसा सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो। ये सब्जेक्ट अगर यूं करके मार्क्स दिला सकता है तो यूं करके ही मार्क्स को उड़ा भी सकता है। तो बड़ा ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ध्यान रखना है इस बात का। इसके क्वेश्चन से सीधे नंबर मिलते हैं या फिर सीधे नंबर जाते हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर सिलेक्शन चाहते हो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर रैंक भी चाहते हो तो फिर हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर वेटेज देना सीख लो। फिर चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, वॉटएवर कुछ भी हो। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें इनऑर्गेनिक खासकर पढ़ते समय क्या कि मुझे चीजों को रटना नहीं है, मुझे चीजों को समझना है, नंबर वन। और नंबर सेकंड, हमेशा सीक्वेंस को फॉलो करना है। सीक्वेंस बहुत मैटर करता है और अगर आपने इन दोनों बातों का ध्यान रख लिया एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि मुझे पढ़ना है, समझना है चीजों को, दूसरा मुझे सीक्वेंस को फॉलो करना है, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं टिल दी एंड जब तक आप पेपर नहीं दे लोगे आपके दिमाग से इनऑर्गेनिक खत्म नहीं होने वाली। और हो सकता है इनऑर्गेनिक उसके बाद भी दिमाग में बची रह जाए और हो सकता है वो आपके बच्चों के काम आ जाए। खैर, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। एनीवेज, तो मैं इतना सा बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस बात को कि इनऑर्गेनिक को ध्यान रखें। कॉन्सेप्ट्स इसमें कूट कूट करके भरे हुए हैं और इसको प्रॉपर सीक्वेंस के साथ इस सब्जेक्ट से डील करना है, तभी आपको ये समझ में आएगा। अदरवाइज एक लाइन बड़ी आसानी से बोल दी जाती है, रट लेंगे। रट के बेटा आज तक कभी किसी ने कुछ नहीं पाया है, ये सब मोह माया है। बात समझ में आई? खैर, अब बात आती है कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये टॉपिक बेटा इससे मेंस एडवांस में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस यूं समझ लीजिए बेटा कि अगर इन टॉपिक को आप समझ लेते हैं तो आगे कभी ना कभी इससे आए हुए क्वेश्चंस आपको मार्क्स दिला करके जाएंगे। खैर, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो उसका नाम है बेटा बीबी। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बीबी। और इस बीबी को समझना बहुत ही जरूरी है। अब आप बोलेंगे सर ये इनऑर्गेनिक में बीबी कहां से आ गई? तो बेटा इनऑर्गेनिक में एक बीबी नहीं, दो बीबी हैं। कितनी बीबी हैं? दो बीबी हैं। और इन दो बीबी को समझना बहुत जरूरी है और अगर इनको समझ डाला तो इनऑर्गेनिक समझो झिंगा लाला। कैसे? कि पहली बीबी है बेटा बैक बॉन्डिंग। क्या है? बैक बॉन्डिंग। और दूसरी बीबी है बेटा ब्रिज बॉन्डिंग। तो ब्रिज बॉन्डिंग को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो अगले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। बाकी अभी जो आज हमें करंट में जो अभी राइट नाउ जो डिस्कस करना है वो हमें डिस्कस करना है बेटा बैक बॉन्डिंग। जी हाँ, इस बैक बॉन्डिंग यानी कि बीबी में हम सारी चीजों को पढ़ेंगे कि आखिरकार बीबी होती क्या है। ये सबसे टफ क्वेश्चन है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं जाके, अक्सर इसका जवाब नहीं मिलता। एनीवेज, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीबी, इफेक्ट ऑफ बीबी, बात समझ में आ रही है? टाइप ऑफ बीबी,
कई तरह की चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है। तो बाय दी एंड समरी इज दिस, ध्यान रखना इस बात को बेटा कि बैक बॉन्डिंग जो है उसमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहा है और आगे भी आता रहेगा। तो इस चीज को प्रॉपर वे में ध्यान से अच्छे से सुनने और समझने की जरूरत है। तो शुरू करते हैं बेटा, किसके बारे में पढ़ना? बीबी, जी हाँ, बैक बॉन्डिंग क्या है समझो। देखो, पहला मन में एक क्वेश्चन आता है कि आखिरकार बैक बॉन्डिंग होती क्या है, ठीक है ना। हाँ, ये देखो मन की आवाजें आ रही हैं, कोई ना कोई बोल रहा होगा कि अरे सर बीबी क्या होती है, अरे वो भी डिस्कस कर लेंगे क्या होती है, फिलहाल बैक बॉन्डिंग पे आ जाओ। तो यहाँ पे जो बीबी का मतलब है वो क्या है बेटा? बैक बॉन्डिंग से है। तो जरा ध्यान से सुने और समझें। हाँ, सबके मन में एक क्वेश्चन आता है कि भाई आखिरकार बैक बॉन्डिंग होती क्या है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा पुरानी क्लासेस में जाना पड़ेगा, लाइक 11th की क्लास को थोड़ा सा मेरे को फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिरकार बैक बॉन्डिंग की जरूरत पड़ी कहां से और कैसे। भाई देखो, ऑक्टेट रूल यही कहता है कि बॉन्डिंग इसीलिए होती है ताकि उसके जो मॉलिक्यूल बन रहा है, मॉलिक्यूल में बनने के बाद हर एक एटम के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएं? 8 हो जाएं और वो स्टेबिलिटी को अचीव कर लें, हाँ या ना। अब ऐसे केस में एक मॉलिक्यूल आता है बेटा BF3। क्या आता है? BF3। BF3 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हालांकि ये बहुत सिंपल सी चीज है, आई थिंक सबको पता होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी लिखे देता हूं। दिस इज लाइक दिस। ये कौन सी स्टेज होती है बेटा? ग्राउंड स्टेज। कौन सी होती है स्टेज? ग्राउंड स्टेज। और अगर मैं इसकी एक्साइटेड स्टेज की बात करूं तो वो कुछ इस तरह की होगी, हाँ या ना, लाइक दिस। अब एक्साइटेड स्टेज में बेटा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 3। और नो डाउट इन इट, ये ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होकर के, यानी कि AO बोले तो एटॉमिक ऑर्बिटल से कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? जल्दी बोलो, शाबाश, हो में, बोले तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में। AO से कन्वर्ट हो गए किसमें? हो में, बोले तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में। बात समझ में आ गई? तो AO से हो गए HO और बोले तो ये sp2 हो गया। क्या हो गया लाला? sp2। अब हुआ क्या? अब आए फ्लोरीन, और फ्लोरीन के पास था एक अनपेयर्ड और बोरोन के पास था एक अनपेयर्ड। और ये तो बहुत ही सिंपल सी, सबको पता है, ये तो जग जाहिर बात है कि हर अनपेयर्ड पेयर्ड होना चाहता है। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और कुछ मतलब मत निकाल लेना। हाँ, तो हर अनपेयर्ड एक ना एक दिन पेयर्ड होना चाहता है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, फ्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोरोन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पेयर्ड हो जाएंगे एंड फाइनली ये बॉन्ड बन जाएगा। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे, जस्ट ए सेकंड, जैसे यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा, ये चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन और ये 6th इलेक्ट्रॉन। यस और नो, ये बात समझ में आई? जस्ट ए सेकंड। अब सही है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, इस बात को ध्यान से देखना है कि बोरॉन जो है BF3 जब ये बना रहा है फ्लोरीन के साथ मिलकर के, तो इसके फाइनली जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं लाला? 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो बाय द एंड समरी इज दिस, यानी कि बॉन्ड बनने के बाद भी इसका अपना ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा है। सेंट्रल एटम यानी कि बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा है। तो अब ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हो गया। इसको हम हाइपोवेलेंट नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? हाइपोवेलेंट नाम से भी जानते हैं। अब ये चाहता है कि मैं स्टेबिलिटी को अचीव करूं और ज्यादा मैं स्टेबलाइज हो जाऊं। होने में अभी भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन कैसे और ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, क्या करे? इसके लिए क्या करेगा? ये देखेगा कि इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, बोले तो p ऑर्बिटल। यस और नो? और अगर आप ध्यान से देखें तो जो फ्लोरीन होता है, हर एक फ्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर हैं। कितने कितने लोन पेयर हैं बेटा? 3-3 लोन पेयर हैं। बात समझ में आ रही है? लाइक दिस। अब कोई भी एक फ्लोरीन, तीनों में से कोई भी एक फ्लोरीन क्या करेगा बेटा? अपना लोन पेयर इसको दे देगा। कई से? आई से। यस और नो? तो जब इसको ये लोन पेयर अपना शेयर करेगा, क्या करेगा? दे देगा मतलब शेयर करेगा। तो शेयरिंग करेगा तो फाइनली बोरोन का कहीं ना कहीं ऑक्टेट पूरा होता हुआ दिखाई देगा।
यानी कि शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ काउंट होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये अपना लोन पेयर इसको शेयर कर देगा। तो फाइनली और आगे कुछ भी सोचो उससे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि आखिरकार बैक बॉन्डिंग है क्या। तो इसको जरा ध्यान से समझना। ये BF3 मॉलिक्यूल है जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। अब ये जब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है लाला, तो ये क्या कर रहा है? फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है। वो कोई भी फ्लोरीन हो सकता है, ये कोई भी एक फ्लोरीन हो सकता है, यस और नो। अब जब ये फ्लोरीन अपना लोन पेयर दे रहा है तो नो डाउट इन इट देने वाला कौन होगा? अपने आप में लुईस बेस। कौन होगा बेटा? लुईस बेस। और ये जो लोन पेयर ले रहा है ये अपने आप में कौन होगा बेटा? लुईस एसिड। यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में एक ने लोन पेयर दिया, दूसरे ने लोन पेयर लिया, यानी कि ये सिंपल सा कहलाता है इंट्रामोलिक्यूलर लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन। किस नाम से जाना जाता है बेटा? इंट्रामोलिक्यूलर लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन। एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है, विद इन द मॉलिक्यूल में हो रहा है, हाँ या ना? तो मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल में ही हो रहा है। एक लोन पेयर दे रहा है, दूसरा लोन पेयर ले रहा है। दिस इज कॉल्ड इंट्रामोलिक्यूलर लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन। तो आज के बाद आपसे कभी भी पूछा जाए कि बैक बॉन्डिंग क्या होती है, बैक बॉन्डिंग क्या होती है, बड़ा सिंपल सा जवाब देकर के निकल लेना। क्या? कि भाई इंट्रामोलिक्यूलर लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन होता है। अब कोई बोले किस लिए होती है, तो बोल देना स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए होती है। किस लिए होती है बेटा? स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए होती है। अब आप में से कोई बोलेगा सर मैं बोल सकता हूं क्या ऑक्टेट पूरा करने के लिए भी होती है? अरे बोलने में बोल सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा वर्ड क्या रहेगा कि स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए होती है। क्योंकि जब हम आगे जाके पढ़ेंगे बैक बॉन्डिंग को और एडवांस फॉर्म में, तो हमें देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स में भी बैक बॉन्डिंग होती है जिनका ऑक्टेट पहले से ही है, जिनका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है, तो भी उनमें बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो अब आप बोलोगे भाई उनमें बैक बॉन्डिंग क्यों हो रही है? तो भाई सीधा सा जवाब है बेटा, हाँ, कि कितना भी उसका जैसे ऑक्टेट कैसा भी पूरा हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई एक शेयरिंग से उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, उसकी स्टेबिलिटी पहले से और ज्यादा बढ़ रही है, तो उसको बैक बॉन्डिंग करने में क्या दिक्कत है? अगर किसी प्रोसेस के थ्रू मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बात समझ में आ रही है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो करने को तैयार है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि उससे क्या होगा? उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बाय द एंड समरी इज दिस, इस बात को अच्छे से ध्यान से समझ लें। मेन जो इंपॉर्टेंट लाइन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि अगर आपसे पूछा जाए बैक बॉन्डिंग क्या होती है, तो एक लाइन का जवाब दे देना, इंट्रामोलिक्यूलर लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन। बात समझ में आ गई अच्छे से? क्लियर है भाई? अब अगला पॉइंट, अगला पॉइंट होता है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक बॉन्डिंग। जी हां, बीबी की कैरेक्टरिस्टिक्स ये जानना बहुत जरूरी है, यानी कि बैक बॉन्डिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो भाई जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये बोरोन है, ये फ्लोरीन इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? बोरोन के पास जैसा कि आपको पता है बेटा एक वैकेंट ऑर्बिटल है जिसको हम 2p नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? 2p नाम से। इसी तरह से फ्लोरीन के पास भी एक p ऑर्बिटल है। बात समझ में आ रही है? और नो डाउट इन इट यहां पे वो मान के चलो कि यहां पे वो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के बैठा हुआ है जहां से वो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। बात समझ में आ रही है? आप इसको ऐसे समझे कि ये फ्लोरीन है, ये 2s है, ये 2p है, यानी कि लाइक दिस। तो जो इसका अनपेयर्ड है वो तो बोरोन के साथ बॉन्ड बना चुका, लेकिन अभी भी जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बाकी पड़े हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक s में 2 p में, तो ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इनमें से शेयर करेगा। किसके साथ? बोरोन के साथ। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां दिखा दिया और सपोज एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां दिखा दिया। अब आप ध्यान से देखिए ये दोनों ऑर्बिटल आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? फ्लोरीन और बोरोन के आमने सामने इस तरह से दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? ये किस टाइप का, अगर आपस में ओवरलैप करेंगे तो किस टाइप की ओवरलैपिंग करेंगे लाला? ऑब्वियसली साइड वाइज टाइप की ओवरलैपिंग करेंगे। कौन सी ओवरलैपिंग करेंगे बेटा?
साइड वाइज टाइप की ओवरलैपिंग करेंगे लाइक दिस। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये पूरा का पूरा एक पेयर है, कोई दिक्कत? अब यहां पे जो बॉन्ड बना था दैट इज सिग्मा, वो क्या था? सिग्मा था। लेकिन अब यहां पे जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या होगा बेटा? पाई। बात समझ में आई? क्या होगा? पाई। अब आप इसको इस तरह से समझिए कि यहां पे ये साइडवाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं और देने वाला कौन है? लोन पेयर फ्लोरीन। लेने वाला कौन है? लोन पेयर बोरोन। ये बात समझ में आ गई? और साइडवाइज ओवरलैपिंग के थ्रू यहां पे बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक बॉन्डिंग में आप ये कह सकते हैं कि बैक बॉन्डिंग किस चीज का रिजल्ट है? साइडवाइज ओवरलैपिंग का रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है लाला? साइडवाइज ओवरलैपिंग का। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बैक बॉन्डिंग में बनने वाला बॉन्ड कौन सा है? पाई बॉन्ड। कौन सा है लाला? पाई बॉन्ड। बात समझ में आई? अब कभी कभी किसी बच्चे को डाउट हो जाता है, सर कितने पाई बॉन्ड बनेंगे, 2 या 1? एक तो आपने लाइन यहां दिखा दी, एक लाइन यहां दिखा दी। अरे भाई मेरे प्रभु, मैंने एक लोन पेयर शेयर किया है। लोन पेयर मैंने ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिखा दिए, कहां दिक्कत आ रही है? पूरा का पूरा एक पेयर शेयर किया है, तो बनने वाला पाई बॉन्ड कितना होगा? 1। ये बात अच्छे से समझ में आई या ना आई? क्लियर है यहां तक? तो पॉइंट नंबर 1, अगर आपसे बोला जाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक बॉन्डिंग में पहला पॉइंट आपसे बोला जाए, क्या बोलोगे आप? तो पहला पॉइंट होगा कि बैक बॉन्डिंग रिजल्ट है साइड वाइज ओवरलैपिंग का। किसका रिजल्ट है लाला? साइड वाइज ओवरलैपिंग का। और इस बैक बॉन्डिंग में बनने वाला बॉन्ड जो होता है बेटा, वो होता है पाई। बात समझ में आई? दैट इज पाई। अब 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। पहला कि बैक बॉन्डिंग क्या है? इंट्रामोलिकुलर लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन। दूसरा, बैक बॉन्डिंग में बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है? पाई। किसका रिजल्ट है भाई? ऑब्वियसली साइडवाइज ओवरलैपिंग का रिजल्ट है। यहां तक 2 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए। अगला पॉइंट आता है बेटा रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग। सबसे जरूरी ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आखिरकार पता तो चले कि किस मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग होती है, किस मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। जिस मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग होती है तो कैसे होती है, कब होती है, ये सारी चीजें पता होना जरूरी है। तो भाई सीधी सी बात है, बैक बॉन्डिंग के लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, और वो क्या है जरा ध्यान से सुनना। फिर कह दूं कि ये वो कंडीशंस हैं जो अगर होंगी, अप्लाई होंगी, तभी बैक बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। कैसे? जरा ध्यान से सुनना। नंबर 1, वेकेंट ऑर्बिटल। क्या है लाला? वेकेंट ऑर्बिटल। बात समझ में आई? दिस इज वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल होना बहुत जरूरी है। किसी एक एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, किसी एक एटम के पास लोन पेयर होना बहुत जरूरी है। किसी एक एटम के पास लोन पेयर होना बहुत जरूरी है। आई रिपीट, मैं दोबारा बोलता हूं, एक एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना बहुत जरूरी है, दूसरे एटम के पास लोन पेयर होना बहुत जरूरी है। यहां तक कोई समस्या? नंबर 1 क्लियर है? ये दोनों कंडीशंस, वेकेंट ऑर्बिटल होगा, सामने वाले के पास लोन पेयर होगा, आराम से दोनों इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेंगे बेटा? शेयरिंग। लेकिन जो तीसरी और चौथी कंडीशन है वो और भी इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है वो समझ लो। एक एटम कहां से होना चाहिए लाला? सेकंड पीरियड से होना चाहिए। कहां से होना चाहिए बेटा? सेकंड पीरियड से होना चाहिए। दूसरा एटम जो है वो कहां से होना चाहिए? या तो सेकंड से हो या थर्ड पीरियड से हो। एक एटम कहां से होना चाहिए? सेकंड पीरियड से होना चाहिए। दूसरा एटम कहां से होना चाहिए? सेकंड या थर्ड पीरियड से होना चाहिए। यानी कि एक एटम तो सेकंड से होना ही होना चाहिए। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? देखो भाई, इस बैक बॉन्डिंग में बनने वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड है, जैसा कि आप जानते हो, नंबर 1। नंबर 2 क्यों है? क्योंकि साइडवाइज ओवरलैपिंग का रिजल्ट है। ये देख लो, यहां पे मैंने बताया था बनने वाला बॉन्ड क्या है? पाई बॉन्ड है।
और साइड वाइज ओवरलैपिंग का क्या है लाला, रिजल्ट है। ये बात समझ में आ गई। अब अगर बनने वाला बॉन्ड पाई है तो उसको स्ट्रेंथ चाहिए या नहीं चाहिए, मजबूती चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए। तो वो स्ट्रेंथ उसको कब मिलेगी, जब बनने वाले पाई बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी हो, कम हो, मिनिमम हो। अब उसके लिए जरूरी क्या है कि या तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स आपस में बैक बॉन्डिंग करें या फिर सेकंड और थर्ड के, क्योंकि अगर इससे आगे के एलिमेंट ले लिए, मान लीजिए जैसे कि एक तो सेकंड का है ही है और दूसरा आपने थर्ड के बजाय फोर्थ का ले लिया, फिफ्थ का ले लिया, तो मैं मना नहीं कर रहा कि बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, होगी, उसमें भी हो सकती है, लेकिन साइज बढ़ने की वजह से, एटम का साइज बढ़ने की वजह से नो डाउट जो बनने वाले पाई बॉन्ड होंगे उनकी बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगी। अब पाई बॉन्ड, जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, पाई बॉन्ड की लेंथ बढ़ती चली जाएगी तो वो वीक पड़ता जाएगा। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि एक एटम सेकंड का होना चाहिए, दूसरा एटम सेकंड या थर्ड का होना चाहिए, तभी अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी, स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होगी, क्योंकि उसी केस में बनने वाला जो पाई बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। अदरवाइज अगले जो दूसरे केसेस हैं उनमें भी होने में हो जाएगा, लेकिन फिर बनने वाला पाई बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, और इन दैट केस कई बार हम कह देते हैं कि बैक बॉन्डिंग यहां पे सिग्निफिकेंट नहीं है। यह बात समझ में आई। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक एटम मान लो थर्ड पीरियड का है और एक एटम मान लो वो भी थर्ड का है या फोर्थ का है, सेकंड का कोई है ही नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं SiCl4 को लिए लेता हूं, तो मैं आपको साफ कह रहा हूं कि इसमें बैक बॉन्डिंग कायदे से देखा जाए तो नहीं होगी, सिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि बनने वाला जो पाई बॉन्ड होगा वो बहुत ही वीक होगा, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यूजुअली हम कह देते हैं कि भाई SiCl4 में बैक बॉन्डिंग कंसीडर नहीं होती। तो बाय द एंड समरी इज दिस, इसीलिए मैं आपसे बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि अगर स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग चाहिए तो एक एटम को सेकंड का रखो, दूसरे एटम को सेकंड या थर्ड का रखो, फिर देखो कितनी अच्छी बैक बॉन्डिंग होती है। ये बात समझ में आ गई। तो बाय द एंड समरी इज दिस, रिक्वायर्ड कंडीशन एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूं बेटा। एक होना चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल एक एटम के पास, दूसरे के पास लोन पेयर होना चाहिए, एक एलिमेंट होना चाहिए सेकंड पीरियड से, दूसरा एलिमेंट होना चाहिए सेकंड या थर्ड पीरियड से। बात समझ में आ गई। अब अगला पॉइंट आता है बेटा टाइप्स ऑफ बैक बॉन्डिंग, बीबी के टाइप। बात समझ में आई? टाइप्स ऑफ बैक बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है साहब। बैक बॉन्डिंग का टाइप, यूजुअली जो बैक बॉन्डिंग होती है बेटा वो होती है पी पाई टाइप की, एक होती है बेटा पी पाई डी पाई टाइप की। दो टाइप की बैक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। एक होती है बेटा पी पाई टाइप की और एक होती है पी पाई डी पाई टाइप की। अब आप बोलेंगे इसका क्या मतलब है? अरे भाई सीधा सा मतलब है कि मान लो लोन पेयर आ रहा है पी ऑर्बिटल से और जा भी रहा है कहां पर, पी ऑर्बिटल में, जैसा कि हमने यहां देखा था। लोन पेयर कहां से आ रहा है बेटा? सपोज 2p से। कहां पे आ रहा है? 2p में। यस और नो? और बनने वाला बॉन्ड क्या है? पाई, तो नाम पड़ गया 2p पाई। बात समझ में आई या ना आई? होपफुली बात समझ में आई। क्या कि आने वाला कहां से है बेटा? 2p से, जाने को भी कहां पे है? 2p को। यह बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो इस तरह की बैक बॉन्डिंग को हम बोलते हैं बेटा 2p पाई। अब इसी का दूसरा केस आप समझ लीजिए, क्या कि मान लो अगर लोन पेयर या जो भी है वैकेंट ऑर्बिटल सपोज आ रहा है p से जा रहा है d को, या आ रहा है d से जा रहा है p को, तो वो वाली जो बैक बॉन्डिंग होगी बेटा वो हो जाएगी p पाई डी पाई टाइप की बैक बॉन्डिंग। कौन से टाइप की हो जाएगी? पी पाई डी पाई टाइप की बैक बॉन्डिंग। कैसे? मान लो ये Si है, ये फ्लोरीन है इससे जुड़े हुए। अब आप देखिए इसका ऑक्टेट पूरा है। बात समझ में आ रही है? यानी कि स्टेबल है। लेकिन मैंने कहा ना अगर और स्टेबिलिटी मिल जाए किसी प्रोसेस से तो उसमें क्या बुराई है। तो ये और स्टेबलाइज होने के लिए क्या करेगा? अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में, सिलिकॉन के पास क्या होगा बेटा? डी ऑर्बिटल होगा। क्या होगा? डी ऑर्बिटल। कैसा लाला? वैकेंट। ये अपने पी ऑर्बिटल से, फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल से लोन पेयर ले लेगा,
अपने सिलिकॉन किस में ले लेगा, अपने डी वेकेंट ऑर्बिटल में। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो बाय द एंड समरी इज दिस, जस्ट ए सेकेंड। ये यहां से फ्लोरीन से लोन पेयर ले रहा है, चला किससे लाला, 2p से। किससे चला बेटा, 2p से। और कहां को चला, 3d को चला। कहां को चला, 3d को चला। ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? तो ये क्या लाएगा बेटा, p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग। ये कौन सी बैक बॉन्डिंग कहलाएगी बेटा, p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग। तो बाय द एंड समरी इज दिस, इस बात को अच्छे से समझें कि यूजुअली जो बैक बॉन्डिंग होती है वो दो टाइप की होती है, वन इज p पाई और अनदर इज p पाई d पाई। अब आप कहेंगे सर क्या ये बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है क्या? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ये नॉर्मल कंपाउंड्स में यूजुअली देखने को नहीं मिलती है। किसमें ज्यादातर देखने को मिलती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। किन में ज्यादा देखने को मिलती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। जब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो उसमें ये देखने को मिलेगी, और वहां पे इसको एक अलग नाम से जानते हैं बेटा, वहां पे हम इसको यूजुअली सिनर्जिक बॉन्डिंग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग के नाम से भी इस चीज को जानते हैं। ये चीज हमें वहां पे देखने और समझने को मिलेगी। खैर वो बहुत बात की बात है, अभी हमें इसके ऊपर डिस्कस नहीं करना है। बाय द वे मन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर p पाई पॉसिबल है, लाइक दिस, p पाई d पाई भी पॉसिबल है क्या, d पाई पॉसिबल है? तो हाँ भाई बता दूं है, लेकिन वो बहुत बात की बात है, अभी हमें उस पर डिस्कस नहीं करना है। एनीवेज, तो अब अगला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि फाइनली बैक बॉन्डिंग कितने टाइप की हैं? तो टाइप्स ऑफ बैक बॉन्डिंग में मैंने क्लियर कर दिया, अभी दो टाइप की हैं, p पाई और p पाई d पाई। और कैसे हैं वो भी अब आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से कैसे किसके पास जा रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है। अब ये बात ध्यान रखना, आने वाला लोन पेयर कहीं का भी हो सकता है, जाने वाला, और वो जिस ऑर्बिटल में ले रहा है वो भी कोई सा भी हो सकता है। खैर, तो हमें इस तरह से क्लियर हो गया कि दो तरह की बॉन्डिंग होती हैं, वन इज p पाई, अनदर इज p पाई d पाई। अगला जो इंपॉर्टेंट आता है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग। क्या आता है, स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग। अक्सर पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने कई बार इस चीजों को ऑब्जर्व किया है। अक्सर पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, दो मॉलिक्यूल दे दिए गए और बोला गया बताओ भाई इनमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग किस में है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग चेक करना है कि किसमें बैक बॉन्डिंग कैसी हो रही है, किसमें बैक बॉन्डिंग किस टाइप की हो रही है। मान लीजिए कि N1 प्लस N2 का सम कैसा है लाला, सेम। N1 प्लस N2 का सम कैसा है, सेम। फॉर एग्जाम्पल 2p पाई 3p पाई और 1 इज 2p पाई 3d पाई। अब आप यहां पे देखिए N1 N2 का सम सेम आ रहा है, 2 प्लस 3 कितना आ रहा है बेटा, 5। 2 प्लस 3 कितना आ रहा है, 5। तो जब N1 और N2 का सम सेम हो, आई रिपीट, ये पहली कंडीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दे लेना, नंबर 1। तो अगर N1 और N2 का सम अगर सेम है, N1 N2 का सम अगर सेम है, तो सीधी सी बात है बेटा p पाई d पाई जो है बॉन्डिंग, बोले तो बैक बॉन्डिंग, वो ज्यादा स्ट्रांग होगी। ये चीज आप बोलेंगे क्यों होगी, किस लिए होगी, तो मैं आपको याद दिला दूं, 11th क्लास में हम इन चीजों को पढ़ लेते हैं कि किस कंडीशंस में क्या रीजंस होते हैं कि कब बैक बॉन्डिंग को कब ओवरलैपिंग को स्ट्रांग बताना है, कब वीक बताना है। तो याद करो ये पॉइंट मैंने वहीं से उठाया है, ठीक है। तो जब कभी अपन वेस्पर थ्योरी या ओवरलैपिंग के बारे में अपन डिस्कस करेंगे तो वहां पे आप इस पॉइंट को नोटिस कर सकते हैं, वहां पे मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल मैं आपको एक समरी बता रहा हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जिन बच्चों ने 11th क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, इस ओवरलैपिंग को अच्छे से पढ़ा हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग को, तो मेरे इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो N1 प्लस N2 का अगर केस, मैं आपको पॉइंट, मेन जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो आपको कैच करना है, मैं उस पर बार बार फोकस करवा रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए कि अगर N1 और N2 का सम सेम है
तो 2p पाई 2p पाई 3p पाई और 2p पाई 3d पाई में अगर मैं पूछूं कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग कौन सी होगी, तो आप बोलेंगे कि भाई p पाई d पाई की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अगर मान लीजिए कंडीशन नंबर सेकंड, n1 प्लस n2 का सम सेम ना हो करके कैसा है लाला, डिफरेंट है। कैसा है, डिफरेंट है। बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल 2p पाई 2p पाई, और यहां पे ले लो बेटा 2p पाई और दिस इज 3d पाई। ठीक है, मान लीजिए इस तरह की हमने कंडीशन ले ली। तो यहां पे n1 n2 का सम कितना आ रहा है बेटा 4, और यहां पे n1 n2 का सम कितना आ रहा है 5। तो इसमें जस्ट ए सेकेंड, तो बाय द एंड समरी इज दिस, इस केस में आप यूं कह सकते हैं कि जो पी पाई है और जो पी पाई डी पाई है, तो पी पाई वाली जो बॉन्डिंग होगी वो ज्यादा स्ट्रांग होगी, यानी कि जिसके लिए n1 n2 का सम कम होगा, जिसके लिए n1 n2 का सम कम होगा, यानी कि उसका एनर्जी लेवल भी कम होगा। और जब एनर्जी लेवल कम होगा तो नो डाउट इन इट उससे बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होगा। तो इन दोनों कंडीशंस को बेटा ध्यान रखें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही चीज याद रखना सिग्मा पे भी अप्लाई हो जाती है। जब हम ओवरलैपिंग पढ़ते हैं तो वहां पे हम सिग्मा का भी केस बताते हैं कि कब सिग्मा बॉन्ड किसमें स्ट्रांग होगा, सिग्मा बॉन्ड किसमें वीक होगा। तो वहां पे भी बेटा याद करो यही केस लगाया जाता है n1 n2 का। ठीक है ना। खैर यहां पे अभी हम बैक बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, तो यहां पे ध्यान से देख लो भाई, n1 n2 का सम अगर सेम है तो क्या होगा, और अगर n1 n2 का सम डिफरेंट है तो जिसके लिए n1 n2 का सम कम उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा। ये बात अच्छे से समझ में आ गई। लास्ट एंड फाइनल जो बचता है इंपॉर्टेंट है वो है बेटा इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। यानी कि अगर किसी मॉलिक्यूल की बीबी है, बोले तो मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग है, तो मॉलिक्यूल की जिंदगी पे किस तरह से असर पड़ता है, मॉलिक्यूल में क्या क्या चेंज आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बीबी होने की वजह से उसमें क्या क्या चेंज देखने को मिलते हैं, ये चेंज हमें इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग के नाम से जाने जाते हैं। इसे हम इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग कहते हैं। तो जैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग देखने के लिए हमें पहले यह देखना जरूरी है कि बैक बॉन्डिंग का डायरेक्शन कैसा है। क्या मतलब, एक होता है बेटा बैक बॉन्डिंग का डायरेक्शन सराउंडिंग एटम से सेंट्रल एटम की ओर, सराउंडिंग एटम से सेंट्रल एटम की ओर, और एक डायरेक्शन होता है लाला सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम की ओर। अब मैटर कहता है कि जो बैक बॉन्डिंग हो रही है, मैटर कहता है कि जो बैक बॉन्डिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, सराउंडिंग से सेंट्रल हो रही है या सेंट्रल से सराउंडिंग हो रही है। इस चीज पे डिपेंड करता है कि बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट मॉलिक्यूल पे कैसे पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये है बेटा BF3। ओके, यहां पे आप ध्यान से देखिए बैक बॉन्डिंग हो रही है फ्लोरीन टू बोरोन, यानी कि सराउंडिंग एटम से सेंट्रल एटम की ओर हो रही है। कहां से कहां हो रही है लाला, सराउंडिंग एटम से सेंट्रल एटम की ओर हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि हमें नहीं पता कि इसमें बैक बॉन्डिंग होती है, और तब मैं आपसे पूछता कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो आपका जवाब होता है BF3 में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। मैं आपसे पूछता इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, आप बोलते 120 होता है, हां या ना, यही सारी चीजें बोलते। अब मान लो कि आपको पता है कि इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो अरे भाई बैक बॉन्डिंग हो रही है तो उससे क्या फर्क पड़ गया, डबल बॉन्ड ही तो आ गया ना उसमें। उसमें क्या आ गया बेटा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, यस और नो। इसमें क्या आ गया बेटा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, लाइक दिस। लाइक दिस डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से यह बात सही है कि इस मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ में कमी आ जाएगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। वो पहले भी sp2 था, अभी भी sp2 रहेगा। मॉलिक्यूल में जो एटम थे फ्लोरीन
थोड़े दूर दूर थे, कोई बात नहीं, डबल बॉन्ड आने की वजह से पास पास आ गए, लेकिन उसकी वजह से इस एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। ये पहले भी 120 था, अभी भी 120 रहेगा। तो इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग में ये बातें ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर 1, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है बेटा? यूजुअली सेम रहता है। मैंने यूजुअली वर्ड लगाया है, इसका मतलब समझ जाना कि हर एक केस में ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन अगर आप यूं कहें कि 100 में से 99 में ऐसा देखने को मिलता है, तो मैं यही बोलूंगा कि हाँ, इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग में क्या होता है बेटा, जब सराउंडिंग से सेंट्रल होता है तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, ये बात सही है। क्या कि हाइब्रिडाइजेशन सेम रहता है। लेकिन आप मुझसे बोलें कि क्या हमेशा सेम रहता है, तो मैं इस बात को पूरी तरह से नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगा कि भाई हमेशा सेम रहता है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। कभी कभी कुछ एक मॉलिक्यूल्स में, 100 में से किसी एक दो मॉलिक्यूल में ऐसा देखने को मिलता है कि जब वहां पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो सकता है। लेकिन हां, जो मेजोरिटी की अगर हम बात करें तो यूजुअली हमें देखने को मिलता है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, रिमेन सेम। बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं मिलेगा, बात समझ में आ गई। नंबर ये सेकंड हो गया। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा, तो अंडरस्टूड है बॉन्ड लेंथ में कमी आना नेचुरल है। तो दिस इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्ड। अरे जस्ट अ सेकंड, तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये बात बेटा ध्यान रखना कि इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग में ये चीज ध्यान रखना क्या, कि हाइब्रिडाइजेशन रिमेन सेम, बॉन्ड एंगल रिमेन सेम, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी, और बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ये कंडीशन थी कौन सी, जब हम सराउंडिंग से सेंट्रल गए। कहां से गए बेटा, सराउंडिंग से सेंट्रल गए। अब हम जा रहे हैं बेटा सेंट्रल से सराउंडिंग, सेंट्रल से सराउंडिंग। तो जरा ध्यान से देख लो जल्दी से क्या होगा। तो ये मॉलिक्यूल आप देखिए ध्यान से, ये है बेटा ट्राइसिलाइल एमीन। दिखने में ये पिरामिडल लग रहा है, हाँ या ना, लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें बैक बॉन्डिंग होती है, और सच्चाई ये है कि इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और वो क्या है, जरा ध्यान से देख लीजिए। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको शेयर करेगा। ठीक है, बैक बॉन्डिंग हो गई। अब आप सोचिए कि अगर यहां पे ये लोन पेयर था, और इस लोन पेयर की वजह से मान लो ये पिरामिडल शेप दिखाई दे रहा था, तो जब ये लोन पेयर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, जब ये लोन पेयर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, तो यहां पे जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होना चाहिए था वो खत्म हो गया। अब इसकी वजह से मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं वो क्या करेंगे, बॉन्ड क्या करेंगे, एक्सपेंड होने की कोशिश करेंगे, एंड फाइनली ये कैसे दिखाई देंगे, लाइक दिस। और ये हो गया यहां पे, ठीक है, ठीक है, बॉन्ड ये बन गया बेटा क्या, पाई बॉन्ड। क्या बन गया, पाई बॉन्ड। तीनों में देखने को मिलता है, वही रेजोनेंस, इसके पीछे क्या कहते हैं, एक इफेक्ट है। ओके, तो बाय द एंड समरी इज दिस, फाइनली यहां पे ये बॉन्ड ऑर्डर अपीयर हो गया। अब यहां पे इफेक्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इफेक्ट की। तो पहला इफेक्ट तो कंफर्म है क्या, कि भाई बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा बैक बॉन्डिंग में, ये तो कंफर्म है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आना तय है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आना तय है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीज होना कंफर्म है। दूसरा क्या हो गया लाला, दूसरा ये हो गया कि बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये भी कंफर्म है। लेकिन आप देखिए यहां पे जो अगला जो है हाइब्रिडाइजेशन, क्या हो गया लाला, चेंज हो गया। हाइब्रिडाइजेशन में हमें क्या देखने को मिला बेटा, चेंज देखने को मिला। बात समझ में आ रही है, हमें हाइब्रिडाइजेशन में क्या देखने को मिला, चेंज देखने को मिला। यहां पे हमें फील आ रहा था कि sp3 होगा, लेकिन ये फाइनली क्या देखने को मिला, sp2। ये फाइनल है, यानी कि अगर कोई आपसे बोले ट्राइसिलाइल एमीन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बिंदास जवाब देना sp2। कोई आपसे पूछे ज्योमेट्री कैसी होती है, बिंदास जवाब देना क्या, ट्राइगोनल प्लेनर विद रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन,
विद रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। बात समझ में आ गई। लास्ट एंड फाइनल अगला पॉइंट, बॉन्ड यहां पे जो था एंगल अपन ने देखा था सेम रहा था, यहां पे क्या हो गया, बॉन्ड एंगल में क्या हो गया बेटा, चेंज आ गया, बॉन्ड एंगल में भी चेंज आ गया। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक शॉर्ट में जल्दी से रिकैप कर देता हूं। सराउंडिंग टू सेंट्रल है कि सेंट्रल टू सराउंडिंग है? अगर सराउंडिंग टू सेंट्रल है तो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड ऑर्डर में आपने देख ही दिया, वो तो बैक बॉन्डिंग की वजह से चेंज आना ही है कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होना है तो बॉन्ड लेंथ को क्या होना है, जस्ट ए सेकंड, ये यहाँ पे रिमूव हो गया। बॉन्ड ऑर्डर को अगर इंक्रीज होना है तो बॉन्ड लेंथ को तो क्या कहते हैं, डिक्रीज होना ही होना है, लेकिन बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, रिमेन सेम, और हाइब्रिडाइजेशन भी क्या रहेगा, यूजुअली रिमेन सेम। और अगर ये सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम है तो सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम में ध्यान से देख लेना बेटा, क्या कि हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो रहा है, बॉन्ड एंगल भी चेंज हो रहा है, और बॉन्ड ऑर्डर को तो इंक्रीज होना ही होना है और बॉन्ड लेंथ को तो डिक्रीज होना ही होना है। तो ये थी हमारी बैक बॉन्डिंग। बात समझ में आई? तो बेटा इसको अच्छे से एक बार देख लेना। अगले टर्न पे हम वापस से मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, ब्रिज बॉन्डिंग के साथ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे बेटा। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने पहले से ही अपलोड करवा दिए हैं, तो उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा, और किसी भी तरह का डाउट आए तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले टर्न पर। थैंक यू।